अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का ये बैच नंबर 17 है और लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो तकरीबन 15 डेज़ बैक में हो चुका है। जब तक रमज़ान मुबारक चलेंगे तब तक क्लास का टाइमिंग 10:30 से 11 तक ही रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो आई कैन टेक दी क्लास अप टू दी 11:30 तक ले सकते हैं अगर इफ़ यू वांट। और रमज़ान मुबारक के बाद ये टाइमिंग 9:30 से फिर 10:30 पर आ जाएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया था कि क्या डिफरेंस है गिफ्ट में। गिफ्ट हम अपनी लाइफ में दे सकते हैं किसी को, देयर इज़ नो लिमिटेशन, कितना भी दे सकते हैं कम ज़्यादा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी हदीस ऑफ दी सही बुखारी के अकॉर्डिंग ये है कि जब अपनी औलाद के बीच में अपनी लाइफ में कुछ देना चाहेंगे दैट मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल होना चाहिए चाहे मेल हो या फीमेल हो। दूसरा डिस्कशन हमने किया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। दूसरा तरीका ये है कि हम विल कर सकते हैं, लेकिन विल हम उनको नहीं कर सकते जो एयर्स हैं, जिनके शेयर्स प्री डिफाइंड हैं इस्लामिक शरिया के अंदर। उनके अलावा किसी को भी विल की जा सकती है, बट विल की एक लिमिटेशन है। वो मैक्सिमम विल 1/3 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो विल हम अपनी लाइफ में लिखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट जो होता है वो मरने के बाद होता है। तीसरा चीज़ था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मरने के बाद ही होगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, ना हमारा कोई पास कोई राइट है। वो अल्लाह तबारक ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176 में मेंशन कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसको फ़रीदतम मिनल्लाह कहा है, यूसिकुम मुल्लाह कहा है और वसीयतम मिनल्लाह कहा है। वो उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमारा जो आज का पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस आफ्टर डेथ है। कैसे इनहेरिटेंस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, विल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्या वो सही है गलत है, वो लास्ट टर्न पे हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी ने अपने बैकएंड में केवल एक बेटे को छोड़ा है और एक बेटी को छोड़ा है और कोई नहीं है, केवल दो ही अफराद मौजूद हैं। तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन है सूरा अन्निसा की आयत नंबर 11 से रिजॉल्व किया जाएगा। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक सन है और एक डॉटर है। तो हर एक बेटे का हिस्सा कितना होगा, 2 शेयर होगा। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरे महीने में मैं आपको भेज चुका हूँ। 2 शेयर्स होंगे और इसका कितना होगा, 1 शेयर होगा। आवाज़ सबको आ रही है भाई जो ऑनलाइन है? मेरी आवाज़ आ यस रही सर। है? ठीक है। तो हर बेटे का 2 हिस्सा है और हर बेटी का कितना है, एक हिस्सा है। तो टोटल कितने हिस्से हो गए इसके, 3 शेयर हो गए टोटल। तो इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि किसी ने जो इनहेरिटेंस जो अमाउंट है, अगर वो मान लें 3 लाख छोड़ा है, तो 3 लाख को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो एक शेयर कितने का आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ का आ जाएगा। इसका मतलब डॉटर को कितना हिस्सा मिल जाएगा, 1 लाख, और सन को कितना मिल जाएगा, 2 लाख। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में हम ये मॉडिफिकेशन कर दें कि इंस्टीड ऑफ द 1 सन, यहाँ पे अगर हम 2 सन कर दें और 2 डॉटर करेंगे, कर दें, तो कोई बताएगा आप लोगों में से कि कितने टोटल शेयर बनेंगे? 6। एनीबडी जो ऑनलाइन है? ईच सन का दो, सिक्स। 6 ईच। सिक्स टोटल। ठीक है, ईच सन का 2 शेयर, छः। 6 बन जाएंगे। ठीक है। तो 3 लाख को फिर हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। सिक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह के इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि मरने वाले ने एक बेटे को छोड़ा है और 5 बेटियों को छोड़ा है। तो यहाँ पर एक सन है और 5 डॉटर्स हैं और उसके साथ में एक ब्रदर भी है। अगर मेंशन नहीं है तो हम उसको ऑलवेज रियल ब्रदर ही कहेंगे। अगर मेंशन है तो फिर देखेंगे पैटर्नल है या मैटरनल है। तो अगर किसी की औलाद में बेटा, पोता या पड़पोता हो तो सगे भाई को हिस्सा नहीं जाता। नो
शेयर ड्यू टू सन। अगर किसी शख्स की डेथ हो और उसने अपने पीछे अपने बेटे, पोते या पड़पोते को छोड़ा हो, सन, ग्रांडसन या ग्रेट ग्रांडसन को छोड़ा हो, तो देयर इज नो शेयर फॉर द रियल ब्रदर। क्योंकि जो रियल ब्रदर है, ये जो आता है कौन सी कैटेगरी में आता है? रेसिडुअरी में आता है। और अगर वो रेसिडुअरी में आता है और वो रियल सिस्टर के साथ में नहीं है, तो हमने जो बुक आपको दी थी, 9 पेज का बुक आपको दिया गया था इंग्लिश में भी, इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या इस्लामिक कानून वरासत उर्दू में, जो एक ही बुक के अंदर है, उसमें इसकी कैटेगरी आती है रेसिडुअरी, इसको बोलते हैं असबा बी नफसी। इसमें सारे के सारे क्या आते हैं? मेल आते हैं। तो ये आपके पास जो रियल ब्रदर है, ये एबीएन की कैटेगरी में आता है। और जब कभी भी सन एंड डॉटर को एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, तो वो ए बी जी की कैटेगरी में लाई करेंगे, असबा भी गरी। मरने वाले के ज्यादा कौन क्लोज है? बेटा क्लोज है या रियल ब्रदर क्लोज है? जी, टू वे कम्युनिकेशन रखें तो इनशाला फायदा बेटा क्लोज है। होगा। बेटा। तो इस्लामिक शरिया का रूल ये है कि जो ज़्यादा क्लोज होगा उसको शेयर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डेथ अगर हो जाती है और मेरी वालिदा भी मौजूद हैं अभी, और वालिदा के साथ मेरी दादी भी मौजूद है, 104 साल की मेरी दादी भी अभी हयात है, तो मेरी डेथ के बाद, चूंकि मेरी औलाद भी है, तो मेरी डेथ के बाद मेरी माँ को 1/6 हिस्सा जाएगा, 1/6, 16.67%। बट मेरी दादी को नहीं जाएगा, चूंकि मेरी माँ मेरे से ज़्यादा करीब है। हाँ, अगर मेरी माँ ना रही और दादी एग्जिस्ट करती है, तो दैट 1/6 विल ट्रांसफर टू दी दादी को चला जाएगा, यानी पैटर्नल ग्रैंड मदर को चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको कोई शेयर नहीं जाएगा। यानी अब किसको शेयर जाएगा? एक बेटा, एक बेटे के कितने शेयर हो गए? 2 शेयर हो गए। और 5 बेटियों को कितना हो गया? हर एक का 1 शेयर। एक शेयर। एक एक। 2 ये हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल कितना? 5, 7। तो अगर मान लेते हैं 7 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 2 लाख बेटे को जाएगा और 1-1 लाख किसको जाएगा? हर बेटी को। अब यहाँ से हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे और उसमें 5 स्टेप्स हम लेंगे। 3 तरह के वारिसीन होते हैं। एक कहलाते हैं जबल फ्रूज, जिसको प्राइमरी ईयर्स बोलते हैं। एक कहलाते हैं आसाबात, जिसको रेसिडरी बोलते हैं। एक कहलाते हैं जबिल अरहाम, जिसको किंड्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो 2 कैटेगरी का डिस्कशन कर रहे हैं, एक जबिल फ्रूज का, प्राइमरी ईयर्स का, और एक रेसिडरी का। जब कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको मल्टीपल स्टेप में हम लिखेंगे। स्टेप 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स। इसमें क्लास में कोई मदारिस से बिलोंग तो नहीं करता है कोई? नहीं। ठीक है। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, वारिसीन और उनके हिस्से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगराइज ये कर लेते हैं कि जो शख्स पीछे बचे हैं वो कौन कौन है, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उनका इस्लामिक शरीयत ने क्या हिस्सा दिया है। वाइफ हमेशा प्राइमरी ईयर्स में आती है और इसका हिस्सा कोई नहीं काट सकता है। अगर ये जिंदा है तो इसको शेयर जाएगा, ये जबिल फ्रूज है, यानी प्राइमरी ईयर से। बेटी अगर अकेली है, यानी बेटे के साथ में नहीं है, तो बेटी हमेशा क्या होगी? जेड एफ होगी, प्राइमरी ईयर्स होगी। लेकिन वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं। फादर की 3 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है फादर की जेड एफ। फादर की 3 कैटेगरी होती हैं जेड एफ। एक होती है जेड एफ प्लस असबा। तीसरी कैटेगरी होती है केवल असबा। तो जब कभी भी मरने वाले की कोई औलाद ना हो, नो किड्स, तो वालिद साहब क्या बनते हैं? असबाब बनते हैं। और उनको मिलता है फिर आर, बचा हुआ रेसिड्यू। लेकिन अगर मरने वाले ने अपने पीछे औलाद को छोड़ा है, चाहे औलाद में मेल हो या फीमेल हो, बेटा हो या बेटी हो, तो वालिद साहब को 1/6 तो जाएगा ही जाएगा, कंपलसरी है। लेकिन अगर बेटी या पोती है,
तो वालिद साहब को 1/6 के साथ में रेसिड्यू भी चाहेगा, बट रेसिड्यू इट्स नॉट मैंडेटरी कि ऑलवेज बचता ही है, बचेगा तो जाएगा, बट ये हमेशा मिलेगा। ये कब मिल रहा है? जब किट्स में फीमेल मौजूद है, किट्स में फीमेल मौजूद है। और 1/6 कब मिलता है वालिद साहब को? जब किट्स में मेल मौजूद हो। तो ये बुक हमने सारे लोगों को दे रखी, जब कभी भी क्लास होनी है तो आपने उस बुक को प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना है, ताकि समझाने में आसानी हो सके। अदरवाइज आप यहाँ चले जाएं अबाउट दी ऑथर में, मेरे वाले प्रोफाइल में, और यहाँ पे इस किताब को आप चले जाएं। और यहाँ पर हमने देखना है कि वालिद साहब को शेयर कितने तरीके से मिलता है। इस किताब को तभी हमने टच करना है जब हमने कोई सवाल देखना है, तो अदरवाइज तो हमें बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत सारे रूल्स कैसे याद करें। अब हमने देखना है वालिद साहब का शेयर। वालिद साहब को ZF मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है जब मरने वाले का बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो। वालिद साहब को ZF भी मिलेगा प्लस A भी मिलेगा, यानी जब मरने वाले की बेटी, पोती या पड़पोती हो। लेकिन वालिद साहब केवल रेसिडोरी होंगे, उनको केवल आर ही जाएगा जब नो किड्स हो। तो हमारे केस में वालिद साहब को कितना मिलना चाहिए इन तीनों से कैटेगरी में से? कौन सी कैटेगरी में लागू करते हैं वालिद साहब? आंसर आप लोगों ने देना है। सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में, चूंकि हमारे सवाल में डॉटर मौजूद है। जितना आप टू वे कम्युनिकेशन करेंगे इंशाल्लाह उतना ही फायदा होगा। खामोशी इस टॉपिक में नहीं करना चाहिए, वैसे ही इस टॉपिक के ऊपर हमारी बहुत खामोशी हो चुकी है। तो यहाँ पे फादर की दो कैटेगरी बनेंगी। फादर को ZF तो मिलेगा मिलेगा, और ZF के साथ में वालिद साहब जो है असबा भी हैं, ABN भी हैं, असबा भी नफसी भी हैं। दो कैटेगरी फादर साहब की हैं। तो अब इनके शेयर कितने कितने जाएंगे? तो वाइफ का जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में, सूरह निसा की आयत नंबर 12 वलकुम निस्फो मा तराका से जो शुरू होती है, उसमें कहा गया कि मरने वाले की अगर औलाद हो तो वाइफ का हिस्सा है 1/8। तो ये कहाँ लिखा हुआ 1/8 है? फिर हमें किताब की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ दिनों में इंशाल्लाह किताब याद हो जाएगी। अगर हम यहाँ देखें शेयर ऑफ वाइफ कितना जा रहा है, शेयर ऑफ वाइफ को 1/8 जब मरने वाले की बेटा, पोता, पड़पोता। हाँ, इसमें नवासा नवासी नहीं आएंगे क्योंकि वो दूसरे खानदान में ट्रांसफर हो चुके हैं। बेटी अगर एक ही हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? सूरह निसा की आयत नंबर 11 में, व इन कानत वाहिदतन फलान निस्फ, उसका कितना है? आधा है, आधा हिस्सा। 1/2 हो गया। वालिद साहब को कितना जाएगा? 1/6, ये भी आयत करीमा 411 में लिखा हुआ है। प्लस आर भी जाएगा अगर बचेगा तो पहला स्टेप जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम अगर ये लिख लें कि कौन सी कैटेगरी में लाई करता है और उसको कितना शेयर मिलेगा। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सही बुखारी के अकॉर्डिंग है कि सबसे पहले उनके हिस्से दे दिए जाएं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? इसके लिए गो टू दी वेबसाइट, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपने क्या करना है? रूल्स में जाना है। और रूल्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान करीम के अंदर है, कुछ हैं आपके पास हदीस मुबारक के अंदर है। यू विल गो टू दी हदीस के अंदर जाएंगे, इंग्लिश में जाएंगे, उर्दू में जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है स्टेट नंबर यहाँ पे 67 टू 37 के अंदर 6732। सबसे पहले उनके हिस्से जाने जिनके फिक्स्ड हैं, प्री डिफाइंड है। बाकी जो जाएगा फिर रेसिडरी को जाएगा। तो हमने क्या करना है? उनके हिस्से दे दिए जाएं जिनके हिस्से क्या हैं, फिक्स्ड हैं। तो फिक्स किसके हिस्से हैं? जो कि प्री डिफाइंड है। वाइफ और डॉटर। जी, तीनों के वालिद साहब का ही 1/6 है। हम्म। टोटल शेयर ऑफ ZF या प्राइमरी ईयर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिनोट कर देंगे फादर को F से, डॉटर को D से, वाइफ को W से। दैट इज 1/6, फिर 1/2, और फिर 1/8। अब यहाँ मसला है एल्शियम कितना होगा? कितना एल्शियम होगा? हाउ मच? नीचे कितना आएगा एल्शियम? 24। 24। तो यहाँ सारा फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, जितना जल्दी कर सकते हैं। 6 की टेबल में 24 कितनी बार जाता है?
4, 4 टाइम्स हो गया। और 2 की टेबल में कितना जाएगा? 24। 12, 12 हो गया। 8 की टेबल में कितना जाएगा? 3, 3। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 12, 3 और 16 को कितना हो गया? 19 19। ऑब्लिक 24। यानी प्राइमरी ईयर्स जो शेयर ले गए वो 19/24 रह गए। ये हो गया स्टेप नंबर 2। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 3। शेयर ऑफ असबा बी नफसी, यानी रेसिडुअरी। तो हम किसका शेयर निकाल रहे हैं? शेयर ऑफ फादर। father, तो शेयर ऑफ फादर हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हम निकाल रहे हैं आर। आर का मतलब क्या होगा कि जो भी आपके पास होता है, बेसिकली जो फ्रैक्शन होता है वो पार्ट ऑफ होल होता है। ये एक होल है, इसमें से कुछ हिस्सा 19 जो 24 है कोई ले गया पूरे में से, तो कंप्लीट हो गया एक। एक में से ये हिस्सा माइनस अगर कर दिया जाए, यानी शेयर ऑफ जो फादर होगा जब कभी भी आर निकलेगा वो निकलेगा 1 - टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, चाहे प्रॉपर्टी 1 रुपए की हो या 1 करोड़ रुपए की हो, उसको एक ही माना जाएगा। 1 - 19/24। अब यहाँ पे ये एलसीएम जो है 24 ही आ जाएगा। ये मेरी एक किताब है सिराजी से पहले रियाजी, जो मैंने आपके ग्रुप में डाला है। जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता हो वहाँ से ले सकते हैं। ये जो वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली आ जाएगी, यही वैल्यू सेम यहाँ पे कैरी हो जाएगी। और ये वाली जो 19 वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी। ये 5। कितना आ जाएगा? 5। 5, 5 5 ऑब्लिक upon 24। 5/24 को तो वालिद साहब को मिल रहा है एज ए आर के तौर पे, और 1/6 उसका हिस्सा क्या था? फिक्स था। तो टोटल शेयर कितना हो गया वालिद साहब का? टोटल शेयर ऑफ फादर जो हो गया वो दो तरीके से वी आर गेटिंग दी शेयर। एक तो उनको जेड एफ मिल रहा है और एक आर मिल रहा है। यानी 1/6 तो मिल ही रहा है, और 5/24 और मिल गया। तो ये हो गया 24, और ये 6 फोरजा हो गया, और ये 24 है तो ये एक 1 टाइम्स चला जाएगा। और ऊपर कितना है? 5 है तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 9/24। अब जो कुरान करीम में जो हिस्सा था 1/6, ये 1/6 नहीं लिया जाएगा। वालिद साहब का टोटल हिस्सा अब 9/24 लिया जाएगा। अब जाएंगे फिफ्थ स्टेप में, जो कि फाइनल स्टेप है। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे वारिसीन के हिस्से। तो हर एक सवाल जो है 4 पार्ट में हो जाएगा। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो यहां पर फादर का प्लस डॉटर का प्लस वाइफ का। फादर का अब 9/24 है, डॉटर का 1/2 है, वाइफ का 1/8 है। चूंकि हस्बैंड की यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो किसका डेथ हुआ यहाँ पे? इस सवाल में हस्बैंड का डेथ हुआ, राइट? क्योंकि उसने वाइफ को छोड़ा है और बच्चों को छोड़ा है। तो वाइफ तो इद्दत गुजारने के बाद उसके पास बाउंडेशन नहीं है कि साहब उसी घर में रहेगी, चाहे तो रहे, उसकी मर्जी, अदरवाइज वो फ्री है, कहीं शादी कर सकती है। इसकी स्कॉलर ये कहते हैं कि जो बच्चे छोड़े हैं ये इस फैमिली के मेंबर हैं, ये दादा की किफालत में आ जाएंगे। और दादा को केयर टेकिंग के लिए ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, आर का जो अमाउंट मिल रहा है। उसको 1/6 तो मिल रहा है, अपने बेटे की औलाद थी इसकी वजह से, और इसके आपके पास केयरिंग के लिए उसको और एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो वालिद साहब को जो मिल रहा है अब 9/24 मिल रहा है। अब इसका जो एलसीएम हुआ ये 24 हो गया, ये 9 ही आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया सारा मिला के? 24 हो गया जी। 24, यस सर। अब या तो अब जैसे अगर ये इस तरह का किसी का क्वेश्चन है, इफ यू विल सेंड टू द इफ्ता, अगर आप भेजते हैं इस्लामिक शरिया काउंसिल को भेजते हैं, और अगर आप लिखते हैं कि साहब मेरे वालिद साहब का डेथ हो गया है, इस लड़की ने अगर अपील की मेरे वालिद साहब का डेथ हो गया है, मैं उनकी बेटी हूँ और उन्होंने माँ को छोड़ा है और वालिद साहब को छोड़ा है यानी दादा को छोड़ा है, तो किसका कितना हिस्सा जाएगा? तो नो बडी हैव द टाइम कि वो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करे जो यहाँ पे आपको कराया गया है। वो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख के देंगे, सिर्फ ये वाला कि इस केस में जो भी सवाल है उसका सॉल्यूशन में लिखेंगे फतवे के अंदर आंसर में, कि
इसमें पूरी प्रॉपर्टी के 24 डिवीजन किए जाएंगे, जिसमें से 9 डिवीजन मरने वाले के वालिद को जाएंगे, 12 डिवीजन जो है बेटी को जाएंगे, और 3 डिवीजन किसको जाएंगे, वाइफ को जाएंगे। या कुछ स्कॉलर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे वो ये बोल सकते हैं कि भाई जो फादर हैं उनको 9/24, यानी उनको 37.5% जाएगा। फादर का जो शेयर रहेगा 37.5% रहेगा। और जो डॉटर का जो शेयर है दैट इज 1/2, 50%। परसेंट रहेगा। और वाइफ का जो शेयर है वो 12.5% रहेगा। तो ऐसा भी आपको फाइनल आंसर मिल सकता है, और ये भी दो तरीके से यू कैन गेट द फाइनल आंसर फ्रॉम द इस्लामिक स्कॉलर। बट मैथमेटिकली कैसे आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। आर जो मिला द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये कहा गया कि सबसे पहले जितने भी ऐसे वारिसीन हैं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनको करने के बाद टोटल आया कितना, 19/this 1। अब जो आर की वैल्यू जब निकलेगी तो हम इसको सिंपल सा लेके चलते हैं कि अगर ये एक रोटी है, 1 आपके पास रोटी है, इनमें से अगर लेट से ये 1/4 रोटी जो है अमजद ने अगर खा ली तो कितनी बची? थ्री। थ्री बाई 3/4। फोर 4 कैसे बचा? 1 - 1/4। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये 4 आ जाएगा, ये वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू यहाँ पर भी कैरी होगी, ये वैल्यू यहाँ पर भी कैरी होगी, और ये वाला जो एग्जैक्टली सेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना बचा? 3/4। तो ये टोटल जो था प्राइमरी ईयर्स का वो ये था, उसको टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो 5/24 बचा। हाँ, 5/24 ये आपके पास गया रेसिड्यू इसको, फादर को। अगर अगर ऐसा होता कि बेटी के साथ में बेटा होता तो फिर वो वालिद साहब को 1/6 ही जाता। वो भी सवाल सारे के सारे अभी आएंगे इंशाल्लाह। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की लेके चलेंगे, सारा उसी के अकॉर्डिंग ठीक होगा ना। अब अगला जो क्वेश्चन है ये है कि इस हिसाब में आर तो बचना ही बचना है। जी, तो इस हिसाब में आर तो रहना ही रहना है, अगर बेटा नहीं है तो। अगर बेटा नहीं है तो कुछ भी आर हो। रहना है, चाहे यहाँ पे ग्रैंड डॉटर हो। अगर ऐसा होता इन दैट केस इंस्टीड ऑफ द डॉटर, अगर ये ग्रैंड डॉटर हो जाती तब भी हमारा सवाल का आंसर सेम ही होता, ये जीडी बन जाता, एग्जैक्टली सेम ही रहता ग्रैंड डॉटर के केस में भी, अगर डॉटर ना होती तो। सर, अगर क्या कहते हैं ये रेजिडू अगर फादर को केयर टेकिंग के लिए मिल रहा है तो क्या बाउंड है उसको केयर टेकिंग करने के लिए, या फिर उसको रिटर्न करना पड़ेगा? रिटर्न कौन करेगा? फादर, मतलब डॉटर के, मतलब उसके पोते के बड़े होने के बाद। नहीं, रिटर्न क्यों करेगा? ये तो आपके पास अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है आपको पास केयर टेकिंग के लिए। उसमें आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा इसके अंदर? भाई आपके अगर दादा ना हो तो आपके पास उसकी किफालत किस पे चली जाती? चचाओं पे चली जाती। अगर दादा नहीं होते, वालिद साहब नहीं होते, तो आर वैल्यू कौन लेके जाता? चचा लेकर जाते। चचा नहीं होते, चचा के बच्चे ले जाते। अब जब यहाँ पर आपके पास वालिद साहब मौजूद है मरने वाले के, तो वो केयरिंग करेंगे। जी सर। हाँ, हम्म, जी, वालिद को जाएगा। ये हम डिसाइड कर रहे हैं, जो सही बुखारी की हदीस है कि सबसे पहले हम किसको देंगे, जो कि प्राइमरी एस हैं, और जो बचेगा वो क्लोजेस्ट रिलेटिव को जाएगा। अब इस सवाल में क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है रेसिडुअरी में? फादर के अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर ऐसा होता, अगर हम लिस्ट अगर देखें किसकी, रेसिडुअरी की, गो टू दी बुक अगेन, आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी। हमारे पास 120 क्वेश्चन है, तकरीबन 150-200 पन्ने आप भर देंगे जब आ जाएगा तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिस्ट में आइए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं एबीएन की लिस्ट है कहीं पर, असबा की लिस्ट दिखाई दे रही है कहीं पर, पेज नंबर 2 के ऊपर देखें।
पेज नंबर 2 पे कितने लोग हैं असबा के अंदर? पहली कैटेगरी में बेटा पोता पड़पोता, एबीएन, असबा भी नफसी। दूसरी कैटेगरी में फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। ये इसी तरीके से ऑर्डर चलेगी। तो अगर ऐसा होता कि वहां सन मौजूद होता, तो फिर वालिद साहब को कितना जाता? 1/6 ही जाता, फिर रेसिडोरी वालिद साहब को नहीं जाता। और अगर कैटेगरी 1 में भी कोई नहीं है, कैटेगरी 2 में भी कोई नहीं है, तो वो रेसिड्यू किसको जाएगा? फिर रियल ब्रदर ब्रदर को चला जाएगा। तो ये कैटेगरी भी कुरान बेस्ड है। हाँ, ये तो इस स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ही कुरानी बेस्ड। हाँ भाई, हमने जो किया, हमने कुछ नहीं किया। आई एम नॉट डूइंग नथिंग। मैंने तो सिर्फ जो है पढ़ा है। और अभी भी जो हमारा जो टीम वर्क है जो चल रहा है, वो सारा का सारा अंडर दी स्कॉलर ही चल रहा है। और हमारे इसमें जो स्कॉलर्स हैं, ये इतने स्कॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब हैं जो इस पैनल के अंदर हैं। इनको भी एक्सपीरियंस है, इसी के एक्सपर्ट हैं इनहेरिटेंस के। अब मौलाना अबू खालिद समीउल्लाह फैज़ साहब, इनको 52 ईयर्स इनहेरिटेंस के एक्सपर्ट हैं। ये ताहिर मदनी साहब हैं, फलाही साहब, 40 साल से इनहेरिटेंस ही पढ़ाते हैं जमीयतुल फलाह के अंदर। ये भोपाल की ताजुल मसाजिद के अंदर हैं, और ये रजिस्टर्ड काजी हैं भोपाल के। ये बैंगलोर के हैं, उमरी मदनी साहब। तो ये सारे के सारे इसी ही फन के एक्सपर्ट हैं, और इन्हीं के सुपरविजन में सारे कोर्सेज लिए जा रहे हैं। ये अगर कोई पूछेगा तो हमको बताना पड़ेगा ना कि ये कैटेगरीज किस बेसिस पे बनी है। हाँ, ये तो स्कॉलर्स ने डिफाइन कर दिया। उसके लिए तो आपको यही है कि देखें, पहला चीज़ तो ये है कि आप लर्न करें। जब लर्न हो जाए तो आप किसी से डिबेट कर सकते हैं और समझा सकते हैं। पहला काम तो ये कि इफ़ यू आर टेकिंग द एडमिशन इन केजी क्लास, तो हम टिंकल टिंकल ही पढ़ेंगे कैसे पोएम बनी। उस पर अगर जाएंगे तो बच्चा सीख ही नहीं सकता है। तो पहला तो ये कि जो भी क्लास ली जा रही है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्कॉलर्स ली जा रही है। सबको डाला जा चुका है ग्रुप के अंदर। और अभी तक तकरीबन, अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 1500 लोग पढ़ चुके हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन आप दुनिया में किसी भी स्कॉलर से पूछ लीजिए, आंसर आपको यही मिलेगा। इसका मतलब हम ठीक पढ़ा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया, भाई मैं फ्री हूं, अगर आप चाहें तो मैं 11:30 तक क्लास ले सकता हूँ। 11 बजे से बज चुका है। सर कोई कंटिन्यू कर प्रॉब्लम? लीजिए सर, 11:30 तक। कोई प्रॉब्लम जिस तो नहीं सबको भी? वैसे भी जी रमज़ान है, सर। सबको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, यहाँ पर मरने वाले ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा है, एक बेटे को छोड़ा है, एक बेटी को छोड़ा है। तो अगेन इसको उसी ऑर्डर में करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स। शॉर्टकट में करेंगे तो कभी भी सीखना नहीं आएगा। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी जब वीडियो से पढ़ेंगे तो पूरा पूरा लिख के सेम होमवर्क इसी तरीके से बना के मेरे को भेजेंगे पीडीएफ की शक्ल में, ताकि मैं चेक कर सकूँ। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही लोग मौजूद हैं। हस्बैंड है। हस्बैंड कौन सी कैटेगरी में आता है? हमेशा जेड में आएगा। इसका भी शेयर कोई नहीं काट सकता। हस्बैंड प्राइमरी ईयर्स है, क्योंकि प्राइमरी ईयर्स में हस्बैंड है, फादर है, ग्रैंडफादर हैं, और मैटरनल ब्रदर है। और फीमेल में मदर है, वाइफ है, डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, रियल सिस्टर है, पैटर्नल सिस्टर है, मैटरनल सिस्टर है, और दादी और नानी है। तो हस्बैंड हो गए जेड। एक सन है और एक डॉटर है। मरने वाले ने अपने पीछे औलाद को छोड़ा है। तो शौहर का हिस्सा कितना होगा? 1/4। सूरह निसा की आयत नंबर 12 कहती है। तो ये है फिक्स शेयरर। और ये फिक्स शेयरर नहीं है, ये अनफिक्स शेयरर है, जिसको रेसिड्यूरी जग। जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ होंगे, देखें अगर ये बेटा ना होता, ध्यान से सुने, तो बेटी की कैटेगरी क्या होती? अगर बेटा नहीं होता तो बेटी कैटेगरी की जेड एफ होती। ठीक है। अगर बेटा ना होता तो बेटी की कैटेगरी जेड एफ होती, और उसको कितना मिलता? 1/2। 1/2। लेकिन बेटे की मौजूदगी में ये
चला जाती है, बेटी प्राइमरी ईयर से निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है, ये किस में चली जाती है फिर? रेसिडोरी में चली जाती है। चूंकि अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया कि अगर इसको हम पहले दे दें, समटाइम्स ऐसे केसेस आएंगे कि बेटे को हिस्सा ही नहीं जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी बेटे का हिस्सा क्यों नहीं है? बेटा प्राइमरी लिस्ट में आता ही नहीं है, दुनिया की किसी भी स्कॉलर से पूछ लीजिए। ठीक है ना? तो बेटे के होने पे घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। बेटा वेटिंग लिस्ट में है, आपका हो कि मेरा हो, उसको प्राइमरी लिस्ट में रखा ही नहीं है वारिसीन की, और इस बेटे को मिल रहा है इस बेटी की वजह से। अगर ये कह दिया जाता, रूल ड्राइव कर दिया जाता कि भाई सबसे एक बेटी है उसका हिस्सा आधा होगा, तो व्हाट विल हैपन कि जो जो प्राइमरी ईयर्स होती है उनको मिल जाता, रेसिडुअरी को तो मिलता ही नहीं। तो बेटे को जो मिलता है उसको शुक्र अदा करना चाहिए, वो बेटी के साथ की वजह से मिल रहा है, अदरवाइज तो मिलता ही नहीं है उसको। अगर प्राइमरी ईयर्स को पहले देना शुरू करते हैं तो बेटी क्या हो जाती है, अपने आप को शिफ्ट कर लेती है सेकेंडरी के अंदर। तो इनकी कैटेगरी बन जाती है ए बी जी, असबा बी गैरी। असबा बी गैरी के अंदर केवल 4 लोग आते हैं: बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई, सौतेली बहन। फिर किताब में चले जाइए, ये धीरे धीरे इंशाल्लाह याद हो जाएंगी सारी। इस किताब को खुद से याद ना करें, जब जरूरत हो तब याद करें। असबा बी गैरी के अंदर 4 लोग आते हैं: बेटे के साथ में बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन। जब ये 4 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं तभी इनको 2:1 मिलता है। 2:1 के लिए मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन को एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो हमारे केस में बेटा बेटी की कैटेगरी आ रही है, तो उनको क्या मिलेगा? 2:1 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि औरत को हमेशा कम मिलता है। मेरी अलग से एक किताब आ रही है, इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। उसके अंदर हमने 4 चैप्टर लिए हैं कि औरत को आदमी के बराबर मिलता है, एक चैप्टर ये है। औरत को आदमी से कम मिलता है, दूसरा चैप्टर है। औरत को आदमी से ज्यादा मिलता है, ये तीसरा चैप्टर है। और चौथा चैप्टर है उसमें कि औरत को मिलता है, आदमी को मिलता ही नहीं है। 120 पन्ने की किताब है, रमजानों में उसको आना था, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स के उस पर रिमार्क्स नहीं आए अभी तक, चूंकि वक्त मिल नहीं पाता प्रोफेसर लोगों को, इसलिए उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है। 4 प्रोफेसर्स के आ चुके हैं, 2 के और आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो इस साल में वो भी आ जाएगी। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। पिछले वाले बैच में मैंने नहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा पढ़ाया था उनको। तो हमारे इस कैटेगरी में क्या आएगा, इनको क्या जाएगा? आर मिलेगा। जब कभी भी चाहे कैटेगरी ए बी जी बने, असबाबी गैरी, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं: बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन। एक कैटेगरी आती है ए बी एन, इसमें केवल मेल होते हैं। पहली कैटेगरी में बेटा पोता पड़पोता, दूसरी में बाप दादा परदादा, तीसरी में सगा भाई, फिर सौतेला भाई, सगे भाई की औलाद, सौतेले भाई की औलाद, चौथी कैटेगरी में सगे चचा, फिर सौतेले चचा, सगे चचा की औलाद और सौतेले चचा की औलाद। ये एबीएन में आ जाते हैं। एक आता है ए एम जी, असबा माँ गैरी। ये कुरान करीम में नहीं है, हदीस मुबारक के अंदर है। जब कभी भी बेटी के साथ सगी बहन या सौतेली बहन हो, या पोती के साथ सगी बहन या सौतेली बहन हो, तो वो सगी बहन और सौतेली बहन क्या बन जाती है? रेसिडुअरी बन जाती है। उसकी मैं हदीस भेज चुका हूँ इस ग्रुप के अंदर, 1 महीने से इस ग्रुप के अंदर मटेरियल जा रहा है। तो इसमें जो है ओनली फीमेल होती हैं। तो जब कभी भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनको क्या मिलता है? आर, रेसिडुअरी। हमारी कैटेगरी कौन सी बन रही है? ये वाली। तो इस कैटेगरी में जो इनको मिलेगा, क्या मिलेगा? 2:1 मिलेगा। तो पहली कैटेगरी ये हो गई, इस स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में कितने लोग हैं? एक ही है, यानी केवल हस्बैंड है। तो हस्बैंड को आपने कितना दे दिया? 1/4 दे दिया। तो स्टेप नंबर 3 में क्या बच गया? स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ ए बी जी, यानी असबा बिगारी,
इसके अंदर 4-5 स्टेप्स आएंगे। पहला, शेयर लेफ्ट बचा है किसके लिए? फॉर एस एंड डी के लिए, सन एंड डॉटर के लिए, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द आर। टोटल में से, यानी होल स्टेट में से, आप वन को ले सकते हैं, होल स्टेट वन को लिख सकते हैं कि पूरी संपत्ति में से, होल स्टेट में से आप माइनस कर रहे हैं टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो वन में से आपने माइनस कर दिया 1/4 को, कितना बचा? 3/4। 3/4। तो अब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, 3 का पार्ट बी पे जाएंगे। बेटा और बेटी का रेशियो कितना है, यानी निस्बत कितनी है? रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। तो रेशियो ऑफ एन सन जो डॉटर है वो S/D है, यानी 2:1 है। फिर इसके सी स्टेप में जाएंगे, एडिशन ऑफ रेशियो। ये जो हम फार्मूला लिख रहे हैं, ये फार्मूले आपको बेटा बेटी में भी काम करेंगे, पोता पोती में भी काम करेंगे, सगे भाई सगी बहन में भी काम करेंगे, सौतेले भाई सौतेली बहन में भी काम करेंगे। तो उनकी निस्बतें कितनी हैं? अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 3 सन हो जाती है, 2 डॉटर हो जाती हैं, तो हम क्या लिखते? S:S:S, हम ऐसा नहीं करते, 2 इसको जाएगा और 1 इसको जाएगा, सारा गलत हो जाता सवाल। हर बेटे के 2 हिस्से, तो हम लिखते 2:2:2:2, 1:1। फिर हम जब जोड़ते तो क्या करते? 2+2+2+1+1, हम ऐसे ही करते। ठीक है जी, अंडरस्टूड है? ग्रुपिंग नहीं करनी है, हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। ये डी वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेयर ऑफ सन इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। अब ये जो फार्मूला है, अगर यहाँ पे ग्रांडसन होता तो ये ग्रांडसन हो जाता, अगर यहाँ पे रियल ब्रदर होता तो ये रियल ब्रदर हो जाता, अगर यहाँ पे सिस्टर होती तो यहाँ सिस्टर हो जाता। फार्मूला यही रहता। आर कितना बचा है? 3/4। बचा हुआ माल, आर का मतलब बचा हुआ माल। बेटी का हिस्सा 2, एडिशन ऑफ दिस वन। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1/2। 2/2। अब आप देखिए, इतना छोटा सा जो सवाल है, उसमें आप ये गौर कीजिए कि जो मदारिस से फारिग होकर आते हैं बच्चे, अगर इतना छोटा सा आप उनको सवाल दे दें तो दे आर अनेबल टू सॉल्व इट। अब हमें ये कोशिश करना है कि जिनको फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स आता है, हम ये मैथमेटिक्स उन लोगों को सिखाएं और उनसे वो लॉ सीखें, क्योंकि उनको लॉस तो पता है, हदीस मुबारक भी सारी रटी हुई हैं। लेकिन जब इस तरह की कैलकुलेशन आ जाती है, तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन था, अगर ये 25/7 हो जाता और ये 49/5 हो जाता तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। क्योंकि मैं इसको कई सालों से टेस्ट करता हूँ, जो रमज़ानों में सफ़ीर हज़रात आते हैं, सबको मैं किताबें बांटता हूँ, बैठता हूँ, स्लिप कटवाता हूँ, बोलता हूँ आधे घंटे मेरे को सुनो तो पैसे दूंगा, 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ, पहले समझाता हूँ। तो ये भी उनको बेचारों को नहीं आ पाता, वो उनकी गलती नहीं है। मदारिस में मैथमेटिक्स नहीं है, मोस्ट ऑफ दी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें मैथ नहीं है, तो मैथ को हमने इम्प्लीमेंट कराने का है, क्योंकि मैथ शुरू होता है कब? इफ्ता में जाके, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैथ ज़रूरी होना चाहिए। मैंने जितनी किताबें देखी हैं सिराजी की, मैं आई हैव दी 40 बुक्स इनहेरिटेंस के ऊपर, हिंदुस्तान की और पड़ोसी मुल्क की और बाहर की। उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 से 20 तक के पहाड़ों की का कॉम्बिनेशन दे रखा होता है, बट फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स को काटना वगैरह उन्होंने नहीं सिखाया हुआ होता है। तो यहां से कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, इंटीग्रेशन करना है। शेयर ऑफ डॉटर डी, आर वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आप रेशियो ऑफ डी लिख देंगे और यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशियो लिख देंगे। ये 3/4 है, बेटी को 1 हिस्सा जाएगा, टोटल हिस्से कितने होंगे? 3 होंगे, इसको यहां से कट कर दीजिए, ये कितना आ गया? 1/4 आ गया। अब चाहें आप 5वां स्टेप ना करें, यहां से भी सॉल्यूशन दे सकते हैं कि भाई इसको कितना चला गया? 25% चला गया,
इसको कितना चला गया, 50% चला गया। शौहर को कितना चला गया, 25%। 25% चला गया। कुल मिला के 100 हो गया। तो जब आपको आ जाएगा तो फिर ऑन टिप सारे हो जाएंगे। अब मेन क्या है कि जब आप सॉल्यूशन देते हैं तो कोई भी ये पूछेगा भाई आया कैसे, तो हम वो पढ़ा रहे हैं आया कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो आपने जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है और पीडीएफ में भेजना है। प्लीज स्नैपशॉट में ना भेजें, क्योंकि मैं इस डोमेन का आदमी हूँ आईटी का, मेरे साथ बड़ा दिक्कत होता है कि मैं किसके स्नैपशॉट कहाँ रखूँ। पीडीएफ कर हाँ, वो कोई स्कैनर डालना है पीडीएफ में कर दें, तो क्या होगा कि वो एक ही उसमें आ जाएगा, 5-6 पन्ने होंगे, तो अदरवाइज मैं स्नैपशॉट ढूंढता रहूंगा सबके, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो पांचवा आपका होमवर्क है सेम एग्जैक्टली है, 2 बेटे कर दिए, एक बेटी कर दी है। नाउ अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाइए, अभी चूंकि हमारे पास टाइमिंग है, आपने जब दे दिया है तो स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स। अब यहां पर कुछ और अफराद बढ़ गए जो नए आ गए, माँ भी आ गई इसके अंदर। हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली सवालों को रखा है एक के बाद एक। मदर, फादर, इसमें सब नो चिल्ड्रन है ना। हाँ, वाइफ, वाइफ, टू रियल ब्रदर्स। 3 महीने में इंशाल्लाह आप इतना सीख जाएंगे कि आपके इलाके में जो मुफ्ती साहब हैं उनको नहीं आता होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, और ये हमें कोशिश करना चाहिए उनको मैथ सिखाएं। उनको मैथ नहीं आता बस, दूसरा उनको लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि जब आप पूछेंगे तो वो जो जबिल फरूज हैं, असबाब गैरी हैं, असबाब मागरी, उस टर्मोलॉजी में बात करेंगे, वो टर्मोलॉजी हमें नहीं आती है, तो दोनों तरफ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो कोशिश करें आप उन लोगों को सिखाएं, उनके साथ में बैठें और उनसे लॉस सीखें। और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये क्लैरिटी करने के लिए कि हमें आ गया ठीक या पढ़ाने वाला ठीक पढ़ा रहा है, उनको दीजिए। इसमें 99% कोई एरर नहीं है, 1% का एरर है, वो बहुत डेप्थ में जाके है। मदर, माँ हमेशा ZF होती है, प्राइमरी एस। वाइफ हमेशा ZF है। औलाद नहीं है, बीवी का हिस्सा कितना होगा? सारे लोग जब भी क्लास में आए सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176, इन तीनों का मुताला करके आए। ट्रांसलेशन आपके सामने रखा हो तो आप आंसर देते रहेंगे, या मेरी किताब आपके सामने रखी हो, या मैंने जो फ्लो चार्ट दिए हैं उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। वाइफ का शेयर कितना होगा? औलाद नहीं है, आंसर आप नहीं देना है, मैं लिखूंगा। एनीबडी भाई? जी भाई, किताब किसी के पास नहीं है क्या? सब कुछ भेज रखी है हमने, प्रिंट आउट तो लेना चाहिए था, ये हमने लिख भी दिया था कि प्रिंट आउट लेके बैठेंगे। औलाद अगर नहीं है तो बीवी का जो हिस्सा है, यहाँ पे आप चले जाइए, कितना है यहाँ पे, चले जाइए शेयर ऑफ, जिनको उर्दू आती है, शेयर ऑफ वाइफ कितना है औलाद ना हो तो? वन वन बाय बाय फोर। 1/4। ये 4। धीरे धीरे याद होगा, इसको मुश्किल ना समझें। दीनो युस्र, दीन आसान है। अब मुश्किल ये है कि हम इनहेरिटेंस की जितनी किताबें पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है ये सबसे मुश्किल इल्म है, 1000 में से 3 लोग ही इसको पढ़ पाते हैं। अब हम इस तरीके से लिख देंगे तो क्या होगा, वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। और तो वाइफ का हिस्सा कितना होगा? 1/4, या लिख भी दें ब्रैकेट में, औलाद ना होने की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, वालिद साहब जो हैं, फादर, इनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए? क्योंकि औलाद तो है नहीं, फिर किताब पे आ जाइए। वालिद साहब को कौन सी कैटेगरी जाएगी? औलाद नहीं है, ZF प्लस आर। औलाद नहीं रेजिड्यू। है, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। नो किड्स। रेजिड्यू। आर आर। आर। आर, अच्छा, अब आर में एक कैटेगरी है AC2। अब हमारे पास 3-4 कैटेगरी हैं, तो हम जाएंगे असबा की कैटेगरी के अंदर।
देखें कितनी कैटेगरी है यहाँ पे जरा ऐसी। वालिद साहब जो आ रहे हैं कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? AC AC2। और जो कहा गया दो रियल ब्रदर हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? AC3 AC3। AC3। तो मरने वाले के क्लोज कौन है? भाई या बाप? बाप। फादर। बाप। तो जी। इसकी जो कैटेगरी है ये असबा है और ये C2 है। AC2। और ये असबा है लेकिन ये C3 है। तो इसका नो शेयर है ड्यू टू फादर। ड्यू टू फादर, वालिद की मौजूदगी में किसी भी तरह के भाई बहन को हिस्सा नहीं जाता, चाहे वो रियल हो, चाहे वो पैटर्नल हो, चाहे वो मैटरनल हो। ठीक ना? तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया। अब बचे वालिद साहब को क्या चला जाएगा? R। नाउ द क्वेश्चन इज दैट मदर का हिस्सा कितना होगा? सूरह निसा की 4:11 जब पढ़ते हैं तो उसके ट्रांसलेशन में आता है कि भाई हर बेटे के दो हिस्से हैं, मेल के और फीमेल का एक हिस्सा है। अगर एक ही बेटी हो तो उसका आधा है। अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां हो, कुरान शरीफ में दो से ज्यादा बेटियों का जिक्र है, दो बेटियों का नहीं है। फोकस नतैने का जिक्र है, दो से ज्यादा का। दो का जिक्र नहीं है, वो कुरान करीम में मिलता है तो उसमें हदीस मुबारक में मिलता है। तो दो बेटियां हों या दो से ज्यादा हों वो 2/3 में बराबर की हकदार होंगी। फिर ये कहा गया मरने वाले की अगर औलाद हो तो उनमें से वालिदैन का जो हिस्सा है वो कितना होगा? 1/6 होगा। तो यहाँ पे औलाद तो है नहीं, तो वन माँ बाय का थ्री हिस्सा 1/6 होना चाहिए था। अच्छा, अब औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा कितना है? 1/3 है। तो अगर हम इसको 1/3 यहाँ पे लिख दें अभी, तो उसी आयत करीमा के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर औलाद ना हो लेकिन मरने वाले के दो या दो से ज्यादा भाई बहन हो किसी भी तरह के, तो माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा फिर? 1/6। दोबारा सुन लें। अगर मरने वाले की औलाद है तो माँ का हिस्सा 1/6, औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3। लेकिन अगर मरने वाले की औलाद नहीं है लेकिन किसी भी तरह के ब्रदर एंड सिस्टर मौजूद हैं, टू या टू से ज्यादा, तो माँ का हिस्सा फिर 1/6 हो जाता है। तो शेयर ऑफ मदर में चले जाएं, ये शेयर ऑफ मदर आ गया। ये सारे कंडीशन मैंने लिख दिए ओपन करके। तो हमारी कंडीशन में औलाद तो नहीं है, बट हमारी कंडीशन में औलाद ना होने के साथ में ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है। एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, दो या दो से ज्यादा। अगर ऐसा होता इस क्वेश्चन में कि दो ब्रदर की जगह पर एक हो जाता, अगर ऐसा हो जाता कि ये एक रियल ब्रदर होता, तो माँ का हिस्सा कितना होता? 1/3 होता। लेकिन जैसे ही ये टू हो गए, चाहे एक रियल ब्रदर हो और एक रियल सिस्टर हो, तब भी दो हो गए। तो जब कभी भी ये जमा हो जाएंगे टू या टू से ज्यादा, तो माँ का हिस्सा हो गया 1/3। तो आप यहाँ पे लिखो 1/6, आप लिखेंगे 1/6 है। क्यों? ड्यू टू टू रियल ब्रदर, दो रियल भाइयों की वजह से। तो ये कैटेगरी बहुत जरूरी है। अगर यही आपको नहीं बनी तो आप फिर कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं। ये सब रूल प्री डिफाइंड है, हमने कुछ नहीं किया हुआ है। हम सिर्फ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग उसको जोड़ देंगे और घटा देंगे केवल। टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। अब ZF में कौन कौन बचा? ZF में कौन कौन बचा? मदर और वाइफ। वाइफ। माँ का हिस्सा 1/6, वाइफ का 1/4। कितना एलसीएम आ जाएगा? 6 और 4 का कौन से नंबर? 24। और भी कम हो सकता है कोई? 12। 12। 12। जितना छोटा एलसीएम लेंगे अच्छा है, क्योंकि जब मल्टीपल डेथ आएंगी तो उसका एलसीएम हजारों में आएगा। ठीक है, फिर हम बताएंगे एक कैलकुलेटर की साइट है जहाँ पे एलसीएम कैलकुलेटर में डाल के उन वैल्यूज का लोएस्ट हम वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 6 दूनी 12 हो गया और ये 4 तिया 12 हो गया। कितना आ गया? 5/12 हो गया। और जब 5/12 हो गया तो अब तीसरा स्टेप बचता है वालिद साहब के लिए। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी।
तो इसमें केवल वालिद साहब ही हैं, शेयर ऑफ फादर। तो शेयर ऑफ फादर में वी आर कैलकुलेटिंग दी आर, और 1 - टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, और 1 - कितना कर दिया हमने, 5/12। तो कितना बचा, ये 12 नीचे एग्जैक्टली आ जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा 5, कितना हो गया 7/12। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप निकालना है, तो टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है इनहेरिटर्स, इनहेरिटेंस से, और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है ना। नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसको कोई भी पढ़ा सकता है, सिर्फ आपको मैथ आना चाहिए बस। बाकी सारे रूल वही कुरान करीम के लिए जा रहे हैं। 1/6 फादर साहब का, कितना निकला, 7/12। 7/12। वाइफ का 1/4। 4। एल्शियम कितना आ गया 12, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये 12/12 आ गया। तो इस केस में मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है 12 हिस्सों में तकसीम होगी, उसमें से 2 हिस्से माँ को जाएंगे, 7 हिस्से वालिद साहब को जाएंगे, 3 हिस्से वाइफ को जाएंगे, या आप अपना परसेंटेज निकाल लें, मदर को जाएगा 1/6 यानी 16.67%, वाइफ को जाएगा 1/4 यानी 25%, और अब बचा वालिद साहब का, तो 7/12 ये हो गया 58.33%, 58.33%। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल। 5वीं क्लास के अंदर फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स है, और हर एक ने पढ़ा होगा आप में से कि भाई एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को इतना साजिद खा गया, इतनी जो है आप साजदा खा गई, तो इसके लिए कितना बचा। जी, क्लास को भाई एंड करेंगे, एक होमवर्क और ले लीजिए बस। ये होमवर्क है दूसरा जो आपने करना है, पैटर्न बता दिए गए। तो इस हफ्ते के तो भाई 2 ही होमवर्क हैं, लेकिन अगले हफ्ते से इंशाल्लाह 5-6 होमवर्क मिलेंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक हफ्ता हमारे पास है, संडे तक, कमिंग थर्सडे तक ये होमवर्क भेज दीजिए, ताकि मैं चेक कर सकूं, बता सकूं कहाँ पे गलतियां की हैं। ठीक है जी, क्लास ओवर करते हैं। किसी का पर्सनल क्वेश्चन है तो अब आप ले सकते हैं।